डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रांची के झारखंड विधानसभा परिसर में नल जल योजना को लेकर धरना प्रदर्शन, हेमंत सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। रायपुर में गौठान योजना पर सियासत तेज, उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस सरकार पर लगाया आरोप, कहा गौठान योजना के नाम पर जनता के पैसे का दुरुपयोग किया गया। लखनऊ में गैस सिलेंडर संकट पर केंद्र सरकार पर बरसे अखिलेश यादव, विदेश नीति को बताया फेल, कहा बीजेपी युद्ध के माहौल में मुनाफाखोरी करना चाहती। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। स्टेट लाइव की शुरुआत करेंगे झारखंड की खबर का रुख करके, जहां झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 14वें दिन सुबह पार्टियों पर पहुंचकर भाजपा विधायकों ने हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान जल नल योजना के फेल होने का दावा करते हुए विपक्षी दल ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। दरअसल आज सत्र में ध्यान आकर्षण के सारे सवालों पर सरकार की तरफ से जवाब दिया जाना है, जिसे लेकर सुबह 10 बजे से ही सदन की कार्यवाही शुरू कर दी गई। फिलहाल सदन में कई मुद्दों पर पक्ष विपक्ष की तरफ से सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा है। घरेलू गैस और तेल को लेकर झारखंड विधानसभा में सत्ता पक्ष के जोरदार प्रदर्शन के बाद नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पलटवार करते हुए सत्ता दलों पर अराजक स्थिति पैदा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। दरअसल विधानसभा परिसर में कल सत्ता पक्ष के विधायकों ने धरना देकर केंद्र सरकार का घेराव किया था। इसी क्रम में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आज देश ही नहीं दुनिया संकट से गुजर रही है और वो संकट पश्चिम एशिया में युद्ध चल रहा है वो है। इस कारण से ग्लोबल एनर्जी को जो क्राइसिस है वो हर किसी को पता है। इसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता के लिए चट्टान की तरह खड़े हैं। हम सबको पता है कि इस देश में जिस प्रकार से आज ये लोग डीजल की या गैस की किल्लत के बारे में लोग चर्चा करें, जब देश के प्रधानमंत्री और पेट्रोलियम मंत्री खोल करके कह रहे हैं इसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जानबूझ करके इस प्रदेश में या देश में भी जो अपोजिशन के नेता लोग हैं पैनिक क्रिएट करते हैं ताकि देश में अराजकता की स्थिति पैदा हो। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लोगों को गुमराह करने का काम किया। क्या कहा उन्होंने? बाबूलाल मरांडी जी ने ये कहा कि कांग्रेस के लोग अराजकता फैलाने का काम देश भर में, झारखंड भर में कर रहे हैं। इस तरह से आज स्थिति इतनी खराब है, ये आप देखेंगे लोग जो लाइन में खड़े हैं, अफरा तफरी मची हुई है तेल के लिए, पेट्रोलियम के लिए, गैस के लिए, और आने वाले दिन में स्थिति और बदलने वाली है। स्कूल में माध्यमिक भोजन नहीं बन पा रहा है। आप जाएंगे हॉस्पिटल्स में 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार जो रिम्स में पेशेंट है उनके लिए खाना बनाने में अब परेशानी होंगी। इतनी ज़्यादा किल्लतें हैं और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस इसके लिए जिम्मेवार है। सोशल मीडिया पर ऑडियो वीडियो वायरल कर वासेपुर के कुख्यात प्रिंस खान अपना दबदबा कायम करना चाह रहा है। बोकारो में वायरल एक ऑडियो में खुद को प्रिंस खान बताने वाले शख्स ने बोकारो बालीटी इंडस्ट्रियल एरिया में वंसल ग्रुप के निर्माणाधीन BMW फैक्ट्री में बम फेंकने की जिम्मेदारी ली और कहा कि फैक्ट्री के सुरेश सिंह का कान खोलने के लिए बम फेंका गया था। मैनेज नहीं किया तो खोपड़ी खोल देगा। हालांकि फैक्ट्री में बम फोड़े जाने की किसी भी स्तर से पुष्टि नहीं हुई। प्रिंस ने यह भी दावा कहा कि धनबाद एनकाउंटर में गोली का शिकार युवक से उसका कोई लेना देना नहीं है। वह फहीम के रेलवे के कामों में वर्चस्व चाहता है। उन दोनों के बीच कोई आएगा या उसके लड़कों को गोली मारी जाएगी तो वह डॉक्टरों व व्यवसायियों को निशाना बनाएगा। इस धमकी भरे ऑडियो वीडियो की एसपी हरविंदर सिंह के निर्देश पर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस के अनुसार बंसल ग्रुप की साइट पर पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है, साथ ही सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। मामले के सत्यापन के बाद बोकारो पुलिस BMW प्रतिनिधियों की सुरक्षा बढ़ाने पर भी विचार कर सकती है। मैसेज आया है कि इसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं, हमने अलर्ट रखा हुआ है, वापस पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई है। उनको भी बोला है विशेष ध्यान रखेंगे, पुलिस के हमेशा टच में रहेंगे, काम भी कर रहे हैं। हम
हम लोग इसको कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। हम लोग धनबाद पुलिस से भी संपर्क में हैं, साथ मिलकर इस पर ज़रूर कुछ कार्रवाई होगी। क्या है कि वो वीडियो जो आया था उसमें जो तथ्य थे वो तो सत्य नहीं थे, लेकिन हाँ उस वीडियो के बाद ज़रूर उसको एक मैसेज आया है, उस तरह की धमकी भरा मैसेज आया है, उसका सत्यापन कर रहे हैं। अभी FIR दर्ज कर दिया हमने एहतियातन, और उस पर अब आगे सत्यापन करते हुए और अनुसंधान करते हुए गिरफ्तार करते हैं। अभी तक नहीं, अभी उसको वेरीफाई करवा लेते हैं। और उनको हमने फिर भी एहतियातन बोला है कि आप पुलिस से लगातार संपर्क में रहें, अपने मूवमेंट का जो भी है पुलिस को बताते रहें और थोड़ा अलर्ट रहेंगे, और पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी, डेफिनेटली कार्रवाई करेगी। और उसी हिसाब से आगे देखा जाएगा, जैसा अनुसंधान में आएगी चीज़ें उस हिसाब से नसीब। वो तो देखिए जैसे कोई जमशेदपुर का निकला एक नहीं, जमशेदपुर में भी कोई बोला कि बाद में पता चला कि उसके किसी जो उसका कोई विरोधी था उसने वहाँ पे नंबर भेज दिया था कि सब कॉल करके। ऐसा सब भी कोई हो सकता है, कोई कॉम्पिटिटर ने भेज दिया हो या कुछ हो गया हो, तो अभी कहना ठीक नहीं होगा। चतरा में अज्ञात अपराधियों ने बाइक सवार एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना सदर थाना क्षेत्र के चतरा सिमरिया मुख्य मार्ग पर स्थित नवोदय विद्यालय के समीप चितैरवा इलाके में हुई। बताया जा रहा है कि मृतक तंडवा का रहने वाला था और बाइक से अपने घर जा रहा था, तभी घात लगाए अपराधियों ने उस पर गोली चला दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए इलाके की घेराबंदी कर सर्च अभियान तेज कर दिया है। प्रारंभिक तौर पर घटना के पीछे प्रेम प्रसंग की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का, जहां छत्तीसगढ़ में गौठान योजना को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि गौठान योजना के नाम पर जनता के पैसे का दुरुपयोग किया गया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार गौवंश संरक्षण के लिए प्रदेश में नई गौधाम योजना शुरू कर रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया है कि राज्य सरकार हर विकास खंड में 10-10 गोधाम बनाने की योजना पर काम कर रही है। इसके तहत पूरे प्रदेश में कुल 1460 गोधाम बनाए जाएंगे। फिलहाल 36 गोधाम के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है और आज से योजना की शुरुआत की जा रही है। उन्होंने कहा कि गौधाम योजना के तहत घुमंतु और निराश्रित पशुओं के लिए बेहतर व्यवस्था की जाएगी। यहाँ चारा, पानी और देखभाल की समुचित व्यवस्था की जाएगी। सरकार का कहना है कि इस योजना से गौवंश संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को भी राहत मिलेगी। अनावश्यक रूप से सदन की कार्यवाही में बाधा डालने का काम करती है, और इस प्रकार से जो बड़ा मंच है जहां पर जनता के मुद्दे रखे जा सकते हैं, जनता के विषय उनके पास कोई हो, तो उसको रखने के बजाय विभागीय मंत्री की उपस्थिति, वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति के बावजूद अकारण ही उन्होंने बहिर्गमन किया। यह उचित नहीं है। सदन की कार्यवाही में भाग लेकर यदि जवाबदार विपक्ष है तो अपनी जवाबदारी निभानी चाहिए। रायपुर के अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित नारी शक्ति सम्मान समारोह में उप मुख्यमंत्री अरुण साव शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने स्वच्छता दीदियों, स्व सहायता समूह की महिलाओं और विभिन्न शासकीय योजनाओं से लाभान्वित महिला हितग्राहियों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभान्वित महिला हितग्राहियों को भी सम्मानित किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रोत्साहन राशि वितरित की गई। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत महिला पथ विक्रेताओं को चेक प्रदान किए गए, जिससे वे अपने छोटे व्यवसाय को आगे बढ़ा सकें और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने राज्य के नगरीय निकाय में स्वच्छता अभियान को और गति देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ स्वच्छता लीग का शुभारंभ भी किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से ही स्वच्छ, सशक्त और समृद्ध समाज का निर्माण संभव है।
महादेव सट्टा ऐप और सूपे बेड़ा में बढ़ते मरीजों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर खुलेआम सट्टा के विज्ञापन चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इस पर सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है। भूपेश बघेल ने कहा कि जब प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और प्रधानमंत्री के छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान भी महादेव सट्टा ऐप का मुद्दा उठ चुका है, तो फिर अब तक इसे पूरी तरह बंद क्यों नहीं किया गया। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर प्रदेश में कौन सा सट्टा चल रहा है और इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। साथ ही उन्होंने सुपेबेड़ा में 15 नए मरीज मिलने के मामले को लेकर भी सरकार को घेरा। बघेल ने कहा कि सरकार निरीक्षण और इलाज के बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन इसके बावजूद लगातार नए मरीज सामने आ रहे हैं जो सरकार के दावों पर सवाल खड़े करते हैं। उन्होंने सरकार से इस गंभीर समस्या पर ठोस और प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। यहाँ से हमारे शासनकाल में जो एक्सपर्ट हैं उनके लिए हमने अलग से व्यवस्था की थी और हमारे शासनकाल में इलाज के लिए चाहे बीजापुर हो, दंतेवाड़ा हो, सुकमा हो, चाहे बलरामपुर हो, सभी जगह डॉक्टर उपलब्ध थे। और बलरामपुर ज़िले में उन्होंने ब्लड बैंक खोला हुआ था। विजयपुर में बड़े बड़े ऑपरेशन हो रहे थे, एक भी पद खाली नहीं था। मतलब सबसे बढ़िया उनको हमने पैकेज दिया हुआ था। डीएमएफ का सही सदुपयोग किया ताकि आदिवासियों को, वहाँ के रहने वाले लोगों की इलाज मिल सके, बस्तर के लोगों की इलाज मिल सके। अब स्थिति यह है कि रायपुर में जो एक्सपर्ट हैं वो छोड़ के जा रहे हैं नौकरी, तो ये आरोप भर लगा लेते हैं, व्यवस्था नहीं दे पाते। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में अवैध अफीम की खेती के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कोरंधा थाना क्षेत्र के ग्राम तुरनी पानी में पुलिस, राजस्व और वन विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर करीब 1.47 एकड़ जमीन पर की जा रही अवैध अफीम की खेती का भांडाफोड़ किया। इस दौरान भारी मात्रा में अफीम के पौधे जब्त किए गए हैं और मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। संयुक्त टीम ने कार्यवाही के दौरान खेत में 18 क्विंटल 83 किलो अफीम के पौधे, जड़, तना, पत्ती, फूल और फल सहित जब्त किए हैं। जब्त की गई अफीम की अनुमानित कीमत करीब 2 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। पुलिस टीम को देखते ही आरोपी खेत में भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को मौके से ही पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट की धारा 8 और 18 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रशासन का कहना है कि इस अवैध खेती से जुड़े आर्थिक नेटवर्क और बाहरी लोगों की संलिप्तता की जांच भी की जा रही है। बिल्कुल, ये जो हमने अभियान कल छेड़ा है उसी में हमारी टीम को जानकारी मिली निरीक्षण के दौरान कि एक और जगह अफीम का खेती है। झारखंड बॉर्डर से लगा हुआ गांव है और खजूरी गांव का ये जो तिरिया पानी क्षेत्र है 100 मीटर दूर है यहाँ से झारखंड। और हमने आज भी वैधानिक प्रक्रिया करते हुए इसमें कार्रवाई की है और इसका अभी प्रक्रिया में है, तो प्रक्रिया के बाद विधिवत आपको जानकारी दी जाएगी इसके। धर्मजयगढ़ के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बाकारुमा में तिलक को लेकर विवाद का मामला सामने आया है। एक छात्र ने अपनी शिक्षिका पर धार्मिक आस्था को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। घटना के बाद छात्र के परिजनों और स्थानीय समाज में नाराजगी देखी जा रही है। जानकारी के मुताबिक छात्र ने आरोप लगाया है कि कक्षा के दौरान उसकी हिंदी शिक्षिका ने उसके माथे पर लगे तिलक को लेकर टिप्पणी की और ब्राह्मण समाज के बारे में भी आपत्तिजनक बातें कही। छात्र का कहना है कि इस टिप्पणी से वह मानसिक रूप से आहत हुआ। घटना की जानकारी मिलने के बाद छात्र के परिजन स्कूल पहुंचे और प्राचार्य को लिखित शिकायत दर्ज की। परिजनों का आरोप है कि मामले में समझौता कराने की कोशिश की गई, लेकिन अब तक शिक्षिका के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों में भी नाराजगी है। परिजनों ने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। आत्मानंद स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाएं बंद करने के फैसले को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि सरकार सुनियोजित तरीके से आत्मानंद स्कूलों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि भाजपा सरकार बनने के बाद से ही आत्मानंद स्कूलों को कमजोर करने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। उनका आरोप है कि स्कूलों में शिक्षकों की कमी है और स्टेशनरी समेत अन्य जरूरी सुविधाएं भी समय पर उपलब्ध नहीं कराई जा रही थी। अब सरकार ने प्री प्राइमरी कक्षाओं में नए प्रवेश बंद करने की घोषणा कर दी है।
जिसे कांग्रेस ने गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों की अंग्रेजी माध्यम शिक्षा पर बड़ा प्रहार बताया। विपक्ष का कहना है कि आत्मानंद स्कूल गरीब परिवारों के बच्चों को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का एक बड़ा माध्यम थे, लेकिन सरकार के फैसलों से इस व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। की सरकार बनने के बाद से ही आत्मानंद स्कूल को बंद करने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने रचना शुरू कर दिया था। सालों से आत्मानंद स्कूल में फंड की कमी थी, वहां पे जो स्टेशनरी नहीं दी जा रही थी, बच्चों को जो आवश्यक सुविधाएं थी वह नहीं उपलब्ध कराया जा रहा था, शिक्षकों की जो कमी थी उसको नहीं पूरा किया जा रहा था। अंततः आज विधानसभा में इन्होंने घोषणा कर दिया कि आत्मानंद स्कूल में प्री प्राइमरी की कक्षाएं अब बंद कर दी जाएगी, नया एडमिशन नहीं होगा। इस सरकार का षड्यंत्र है। आत्मानंद स्कूल एक ऐसा माध्यम था जहाँ पे गरीब के बच्चे भी मुफ्त में अपनी शिक्षा, अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी जैसी फांसीवाद सोच की राजनीतिक दल नहीं चाहता है कि गरीब के बच्चों को स्तरीय शिक्षा मिले, इसीलिए षड्यंत्रपूर्वक आत्मानंद स्कूल को बंद करने की साजिश रची जा रही है। अभी पहले पायदान के तौर पे इन्होंने प्री प्राइमरी कक्षाओं को बंद किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम की राजधानी गुवाहाटी में से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किश्त जारी की। इस दौरान देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में लगभग 18,650 करोड़ रुपए की राशि सीधे हस्तांतरित की गई। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के 24,71,000 किसानों के खातों में 498.83 करोड़ रुपए की राशि आंतरित की गई है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन प्रदेश के किसान भाइयों और बहनों के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से किसानों को हर साल 3 किश्तों में कुल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जो किसानों के परिश्रम के सम्मान का प्रतीक है। मुख्यमंत्री श्री साई ने कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों को अब तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 11,283 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मिल चुकी है। उन्होंने बताया है कि राज्य सरकार किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। सरकार बनने के बाद से सबसे पहले किसानों को बोनस राशि दी गई और 13 लाख किसानों के खातों में 3,716 करोड़ रुपए आंतरित किए गए। जहां कैथल में हरियाणा में सीएम योगी ने कहा कि दुनिया अराजकता में है, पर इसी अव्यवस्था में भारत मजबूती के साथ विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। फिर भी लोग अफवाह का सहारा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश सुरक्षित रहेगा तो सनातन भी सुरक्षित रहेगा, और सनातन सुरक्षित रहेगा तो देश भी सुरक्षित रहेगा। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। धन्यवाद दूंगा सोंगल के पीर हमारे महंत शेरनाथ जी महाराज को, जिन्होंने अपनी गुरु परंपरा के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हुए इस 8 मार्च के भंडारे और शंखा ढाल कार्यक्रम को आयोजित करने का निर्णय लिया। स्वाभाविक रूप से आप सबका सहयोग रहा तो उन्होंने यह निर्णय ले लिया और एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, और इतनी भारी संख्या में योगेश्वर मंच पर भी और सामने भी आप सभी भक्तों की उपस्थिति, मैं जानता हूं कल इससे भी डबल संख्या में लोग आएंगे, और ये उपस्थिति आपकी बताती है कि सनातन की ध्वज पताका हमेशा इन पूज्य संतों के सानिध्य में ऊंची रहेगी, उसको कोई झुका नहीं सकता है, कोई ताकत झुका नहीं सकती है। अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक रोजा इफ्तार पार्टी में केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने गैस सिलेंडर संकट, विदेश नीति और बदायूं हत्याकांड जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी युद्ध के माहौल में मुनाफाखोरी करना चाहती है और सरकार की लापरवाही के कारण अपराध बढ़ रहे हैं। उन्होंने पुलिस पर भी आरोप लगाया है कि वे लापरवाही बरत रही हैं और शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं कर रहे।
अखिलेश ने कहा कि पुलिस खुद गांजा बिकवाने में शामिल है और सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कन्नौज के आलू और यूपी में गांजा तस्करी का भी मुद्दा उठाया। अखिलेश ने फारूक अब्दुल्ला को पर्याप्त सुरक्षा देने की मांग की और ग्रीन कॉरिडोर मुद्दे पर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री चाहते हैं कि काम हो, लेकिन यूपी सरकार सहयोग नहीं कर रही। अखिलेश ने कहा कि मिलजुली संस्कृति के खिलाफ ऐसी भाषा गलत है और अधिकारियों पर प्रमोशन के लिए बयान देने का आरोप लगाया। देते हैं, वहीं अगर होली है तो हम लोग गले मिलते हैं, ईद है तो गले मिलते हैं। ये देश की जो हिंदुस्तानियत है वो गले मिल करके एक दूसरे के सम्मान करने की है। इस संस्कृति को, इस परंपरा को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। मैं एक बार फिर सलाउद्दीन साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उनके सभी परिवार के लोगों ने जिस तरीके से सबको बुला करके, सम्मान दे करके एक साथ इस कार्यक्रम का रोज़ा इफ्तारी का आयोजन किया है, बहुत बहुत बधाई। वो मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हैं, लेकिन जितना यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर चाहते हैं अच्छा काम हो, उतना सरकार अच्छा सहयोग नहीं कर रही है। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार सहयोग करे तो लखनऊ और अच्छा हो सकता है। अब बात करेंगे महाराष्ट्र की खबरों की, जहां सीबीआई ने 11 करोड़ रुपए के बड़े डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है। इस मामले में 73 वर्षीय महिला और उनके पति को ठगों ने डराकर करीब 11 करोड़ 42 लाख रुपए अलग अलग बैंक खातों में ट्रांसफर करवाए थे। जानकारी के अनुसार ठगों ने खुद को टीआरएआई के अधिकारी, मुंबई के कोलावा पुलिस और सीबीआई अधिकारी बताकर दंपत्ति से संपर्क किया। आरोपियों ने व्हाट्सएप, वीडियो कॉल और फोन कॉल के जरिए महिला को डराया कि उनके मोबाइल नंबर का इस्तेमाल आपत्तिजनक और धमकी भरे संदेश भेजने में हुआ है। इसके बाद ठगों ने दावा किया कि महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और जांच के लिए कई एजेंसियां जुड़ गई हैं। उन्होंने व्हाट्सएप पर फर्जी दस्तावेज और नकली सुप्रीम कोर्ट आदेश भी भेजे, जिसमें कई एजेंसियों की जांच का जिक्र था, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठगों ने दाम्पत्ति को डराकर उनसे ज्वेलरी, बैंक खाते, म्यूचुअल फंड और निवेश की जानकारी हासिल की। बैंक खातों की वेरिफिकेशन के नाम पर उनसे करीब 11.42 करोड़ रुपए दर्जन भर ट्रांजैक्शन में अलग अलग खातों में ट्रांसफर करवा लिए। यह मामला पहले सीआईडी में 29 दिसंबर 2025 को दर्ज किया गया। बाद में इसकी गंभीरता को देखते हुए जांच सीबीआई को सौंप दी गई। वहीं सीबीआई का कहना है कि सभी आरोपी पूर्व नियोजित आपराधिक साजिश के तहत काम कर रहे थे और उन्होंने दंपत्ति को मानसिक रूप से डराकर इस बड़ी ठगी को अंजाम दिया। माथाडी कामगारों के कानून पर सरकार द्वारा कड़ी शर्तें लगाए जाने का आरोप लगाते हुए विधायक शशिकांत शिंदे ने कहा कि इस कानून को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर कई दिनों से राज्य सरकार के सामने मांग रखी जा रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। इसलिए अब आंदोलन का रास्ता अपनाने की चेतावनी भी उन्होंने दे दी है। माथाडी कानून पर लगाई गई शर्तों को गलत बताते हुए शिंदे ने कहा, सरकार को यह पता लगाना चाहिए कि इस मामले का शुक्राचार्य कौन है। अगर कोई भ्रष्ट तरीके से गलत ऑर्डर निकाल रहा है, खंडड़ी वसूल रहा है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें राजाश्रय दिया जा रहा है और हमारे खिलाफ कार्रवाई करने की भूमिका सरकार ले रही है। उन्होंने आगे कहा, भ्रष्ट अधिकारी एक ही दिन में ऑर्डर निकाल देते हैं, लेकिन अगर कोई सामान्य माथाडी कामगार न्याय के लिए जाता है तो उसके सवाल सालों साल लंबित रहते हैं। माथाडी संगठन का नियंत्रण बना रहे, इसलिए हम अब सरकार से जवाब मांग रहे हैं। साथ ही संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की भी मांग करेंगे, ऐसा उन्होंने स्पष्ट किया। शिंदे ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ भ्रष्ट गिरोह पुलिस और अधिकारियों को साथ लेकर ऑर्डर ऑन रिकवरी निकालते हैं, जबकि जिन लोगों का असली अधिकार है उन्हें भी बाहर कर दिया जाता है। इस पूरी व्यवस्था को तोड़ने के लिए हम सड़क पर उतरेंगे, ऐसा इशारा भी विधायक शशिकांत शिंदे ने दिया। जो महाराष्ट्र में माथाडी का कायदा कानून बनाया, उस माथाडी कामगार को रास्ते पे उतरना पड़ रहा है कि जिस तरीके से इस कायदे का आधार लेके कोई इनलीगली काम करने का कोशिश करता है, बोगस संगठन के नाम पे जो रिकवरी कर रहे हैं,
उसमें पूरे भ्रष्टाचारी अधिकारी उसमें शामिल है, पुलिस यंत्रणा को शामिल करके वो उस तरीके से जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आपको यकीन नहीं होगा करोड़ रुपए के ये लोग कलेक्शन करते हैं और उसके ऊपर माथाड़ी का जो कामगार है वो बदनाम हो रहा है, उसके खिलाफ हमारी आंदोलन चालू है। आपको बता दें, इस संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई भी मांग करेंगे। शिंदे ने यह आरोप लगाया है कि कुछ भ्रष्ट गिरोह पुलिस और अधिकारियों को साथ लेकर ऑर्डर और रिकवरी निकालते हैं, जबकि जिन लोगों का असली अधिकार है उन्हें ही बाहर कर दिया जाता है। इस पूरी व्यवस्था को तोड़ने के लिए हम सड़क पर उतरेंगे, ऐसा इशारा भी विधायक शशिकांत शिंदे ने दिया। देश की जनजातीय संस्कृति, कला और परंपराओं को करीब से जानने का मौका राजधानी दिल्ली में देखने को मिला। 11 दिनों तक चले ट्राइबल आर्ट फेस्टिवल में देश भर से आए आदिवासी कलाकारों ने अपनी कला और संस्कृति की शानदार प्रस्तुति दी। इस खास आयोजन में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम, राज्य मंत्री दुर्गादास उइके, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी शामिल हुए और कलाकारों का उत्साह बढ़ाया। राजधानी दिल्ली में आयोजित इस 11 दिवसीय ट्राइबल आर्ट फेस्टिवल में देश के विभिन्न राज्यों से आए जनजातीय कलाकारों ने अपनी पारंपरिक कला, हस्तशिल्प, संगीत और नृत्य के जरिए दर्शकों को भारत की समृद्ध आदिवासी विरासत से रूबरू कराया। फेस्टिवल के दौरान आदिवासी चित्रकला, हस्त निर्मित उत्पाद, पारंपरिक आभूषण और स्थानीय व्यंजनों की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसने बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित किया। ट्राइबल आर्ट फेस्टिवल न केवल आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देने का माध्यम बना, बल्कि इसने राजधानी में लोगों को भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत को करीब से समझने का अवसर भी दिया। हर त्योहार के लिए हर टाइप का पेंटिंग हमारा माने निश्चित है। कौन सा त्योहार में हम किस टाइप का रंग लगाएंगे, किस टाइप का हम कुछ चीज़ को व्यवहार करेंगे, किस मिट्टी को हम व्यवहार करेंगे, ये हम लोग को जानकारी है। बस उसी का ये परिप्रकाश है। तो ये बहुत एंशियंट है, ये बहुत पुराना है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये सोच है कि जनजाति कोई माने उनका हिसाब में ये कोई कमज़ोर हो सकता है, आपका इकोनॉमिकली कमज़ोर हो सकता है, एजुकेशनली कमज़ोर हो सकता है, लेकिन बाकी चीज़ में वो कमज़ोर नहीं है। आप गाना बजना, कल्चर, आर्ट, पेंटिंग, उनका खान पान, मेडिसिन के बारे में जानकारी, औषधियों के बारे में जानकारी, इसमें कोई जनजाति कम नहीं है। तो इनको आगे बढ़ाना है। तो फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।